यहाँ तक कल हो गया था, है ना? देखो मैंने बताया था कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है, किस में होता है? यूकैरियोट्स में। क्यों होता है? क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से हम अपने हेट्रोजेनस आरएनए को किस में कन्वर्ट करते हैं? मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट क्यों करते हैं? ताकि न्यूक्लिएजेस से हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। इतनी बात क्लियर है? फिर पहली चीज़ मैंने बता दी थी, पहली प्रोसेस स्प्लाइसिंग, ठीक। सेकेंड प्रोसेस क्या थी? कैपिंग और पॉलीएडेनाइन। कैपिंग जैसे नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि कैपिंग, यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं? कैपिंग किससे करा रहे हैं? एक ऐसे न्यूक्लियोटाइड से करा रहे हैं। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट तो पाया ही जाता है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम मॉडिफाइड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मॉडिफाइड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या हुआ? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतनी बात क्लियर है? एट 5 प्राइम एंड ऑफ HN RNA। क्यों करा रहे हैं? for protection from nucleases, for protection from nucleases। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? दूसरा मतलब ये सेकेंड वाला हो गया हमारा मॉडिफिकेशन, सेकेंड मॉडिफिकेशन। और थर्ड मॉडिफिकेशन क्या है हमारा? थर्ड मॉडिफिकेशन पॉली एडिनाइलेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं। किसके? एडेनिन को ऐड कर देते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम पॉली एडिनाइलेशन बोल रहे हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, एडिनाइलेशन मतलब बहुत सारे एडेनिन रेसिड्यूज़ को हम 3 प्राइम टेल पर ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? रीज़न क्या है ऐड करने का? क्योंकि यूकैरियोट्स में जो mRNA बनता है वो कहाँ से? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लिएजेस होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये दोनों मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं। 5 प्राइम पर क्या की जा रही है? कैपिंग करी जा रही है। किससे किससे की जा रही है? 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से, ठीक है। एंजाइम कौन सा होगा जो कि ये ऐड कराएगा? ग्वानिल ट्रांसफरेज होगा, ठीक है। और जो है पॉली ए टेल ऐड करेंगे। क्यों? प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यूक्लिएजेस। इतनी बात क्लियर है? ये प्रोसेस क्या प्रोकैरियोट में होगी? ये प्रोसेस क्या प्रोकैरियोट में होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी नीलाक्षी? वाई? आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट क्लास। कितने लोगों को पता है आंसर? वेरी गुड। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी जो हमारा DNA होता है वो नेकेड होता है, ठीक है। उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। सारी प्रोसेस वहाँ पे ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में हो रही है। इस वजह से वहाँ पर ये सारे प्रोसेसिंग नहीं होते हैं। दूसरा रीज़न इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे mRNA बनते ही क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे mRNA बनने के बाद फिर वो पहले साइटोप्लाज्म में जाता है, उतनी देर में न्यूक्लियस उसको फाइंड आउट कर सकता है, इसलिए मॉडिफिकेशन इसमें होती है। इतनी बात क्लियर है? देखो वही सेम चीज यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख लिया है ना, कैपिंग हेडिंग डाल के। टेलिंग में क्या करते हैं हम? इन टेलिंग हेडिंग डालना
एडिनाइलेट रेसिड्यूज आर एडेड एट द 3' एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ठीक है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट से मतलब क्या होता है कि यहाँ पे किसी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है एडेनिन को ऐड कराने के लिए, हम डायरेक्टली एडेनिन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए तो चीज़ें थोड़ी आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए डीएनए, ये डीएनए है हमारा। ठीक है, ये आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है। ठीक, ये टर्मिनेटर है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये लीडर ट्रेलर, इसको हम यूटीआर रीजन्स भी बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स बोलते हैं। इसकी ज़रूरत क्या होती है? फॉर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन, फॉर एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये रीजन्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं ये सीक्वेंसेस, लेकिन ये क्या कराते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस की एफिशिएंसी में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो रीज़न है, इसको आप देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते थे? स्प्लिट जीन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्प्लिट जीन्स? क्योंकि इसमें इंट्रॉन्स भी है, एक्सॉन्स भी है, इंट्रॉन्स भी है, एक्सॉन्स भी है। ये नॉन फंक्शनल है, अभी ये पूरा प्रोटीन नहीं बना सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आरएनए प्रोसेसिंग हो रही थी, इंट्रॉन्स रिमूव्ड हो रहे थे बाय द स्प्लाइसियोसोम विद द हेल्प ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन एंड एसएनआरएनए। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? याद आ रहा है? फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जो सीक्वेंसेस आए, इंट्रॉन्स हट गया, स्प्लाइसिंग हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन है जो कि ट्रांसलेट करके क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, पॉलीपेप्टाइड मिल गया हमें, इसी को हम प्रोटीन कहते हैं। दैट्स इट। It is the fully processed hnRNA now called mRNA that is transported out of the nucleus for the translation। अब ये ट्रांसलेशन के लिए प्रिपेयर हो गए हैं। ठीक है, बना रहे हो ये डायग्राम? ये डायग्राम बना लोगे तो सही रहेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग से बनाना, क्योंकि बनाने में टाइम चला जाएगा। हो गया, चले आगे। देखो, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, इसमें बस नॉर्मल है, इसमें कुछ नोट डाउन नहीं करना है कि आरएनए के फंक्शंस क्या क्या हैं। आरएनए हमारा न्यूक्लियोटाइड की तरह भी काम कर रहा है। आरएनए हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, क्या बिना आरएनए के प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है? नहीं हो सकती है। जब प्रोटीन बन रहा है तो वो सारी एक्टिविटीज़ करेगा। आरएनए इनकोड्स बोथ डीएनए एंड प्रोटीन। आरएनए इनकोड्स डीएनए कैसे कर सकता है? आरएनए इनकोड बोथ डीएनए। आरएनए डीएनए को कैसे इनकोड कर रहा है, बता सकता है कोई? जब आरएनए से डीएनए बनता है, उस प्रोसेस को मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। और जो एंजाइम वहाँ पे यूज़ होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, और जो डीएनए बनता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, cDNA भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सारी चीज़ें आरएनए के अराउंड घूमती हैं, इसीलिए आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस मतलब कि ये हम दे रहे हैं, मतलब हम ये हाइपोथेसिस करते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो रही है। मतलब हाइपोथेसिस मतलब कि ये चीज़ ऐसे एक्सेप्ट करी गई है। बात समझ में आई? मतलब कोई भी चीज़ जैसे हमने ये दिया कि अवनीश, अभी ये हाइपोथेसिस बनी नहीं है, अवनीश पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये अभी हाइपोथेसिस है। ठीक है, जब वो प्रूफ हो गया, मतलब अवनीश पढ़ते हैं, तो ये फाइनल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक है, समझ में आया? प्रूफ नहीं, प्रूफ हो गया तो हाइपोथेसिस है, क्योंकि आरएनए के लिए प्रूफ है ना कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं। पहले है कि ये चीज़ देखी जाती है कि क्या अवनीश पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। जब ये प्रूफ हो गया तब हाइपोथेसिस है। ठीक, ट्रांसलेशन पहले पढ़ा दें कि जेनेटिक कोड? आई थिंक जेनेटिक कोड पहले ट्रांसलेशन ही पढ़ा देते हैं।
ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था कि डीएनए से डीएनए बन रहा था, ठीक है, डीएनए से आरएनए बन रहा था। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा था, न्यूक्लियोटाइड का ही न्यूक्लियोटाइड में ट्रांसफ़र हो रहा था, न्यूक्लियोटाइड का ही न्यूक्लियोटाइड में ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन बनने के लिए अब न्यूक्लियोटाइड का ट्रांसफ़र हमें किस में चाहिए, प्रोटीन में। तो यहाँ पे एमाइनो एसिड, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का ट्रांसफ़र न्यूक्लियोटाइड में नहीं है। इतनी बात क्लियर है। तो लिखा गया है ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, ट्रांसलेटर सुना होगा ना कि जैसे मोदी जी गए या फिर कोई भी जाता है तो वो जो है क्या कहते हैं अपने साथ ट्रांसलेटर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटर क्या करता है कि किसी की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बताता है। तो इस प्रोसेस में भी ट्रांसलेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को रीड करके एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करके हमें प्रोटीन दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पे बस आपको लिखना इतना है कि ट्रांसलेशन ऐसे लिखिएगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। क्लियर है यहाँ से? अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये क्या है बता सकता है कोई? कल बताया था, ये जो येलो येलो दिख रहा है, बता सकते हो? नहीं, राइबोसोम बताया था कल। राइबोसोम देखिए ध्यान से, एमआरएनए क्या करेगा यहाँ पे, एज अ टेम्पलेट काम करेगा किसके लिए, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये जो चेन है ये क्या है, हमारी एमआरएनए। ये जो सीक्वेंसेस इस पर लगे हुए हैं ये क्या है, हमारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ठीक है। और ये जो येलो वाला पार्ट है ये क्या है, इस पर ये राइबोसोम है। अब ये बड़ा वाला जो ये यहाँ पे ये एनिमेशन ये शो कर रहा है कि ये जो बड़ी वाली सब यूनिट है इसके पास 3 साइट्स होती हैं। एमिनो एसिड साइट होती है, देखिए ए साइट लिखा हुआ है ना, ए साइट, इसको एमिनो एसिड साइट बोलते हैं। टी वाला मतलब पेप्टाइड ट्रांसफरेज साइट होती है, और ई साइट होती है एग्जिट साइट। ये अभी आगे और कंफर्म करके बताएंगे ब्रॉड में। तो होता क्या है कि यहाँ पे हमें बनाना है, ये जो तुम पूछ रहे थे ना कि कोडॉन किसको पता है कि जेनेटिक कोड कोडॉन, थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या होता है? नहीं आइडिया? एमआरएनए AUG GUG CGGGUC, ये सीक्वेंस हो गया है एमआरएनए का, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है, ट्रिपलेट्स, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, कोडॉन्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कोडॉन्स कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि जो बेसेस हैं हमारे पास 4 हैं टोटल। बेसेस कितने हैं हमारे पास, जो आरएनए में टोटल बेसेस पाए जाते हैं, AUG, ठीक है। एमाइनो एसिड टोटल कितने हैं? वैसे 22 हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो हैं 20, ठीक है।
तो हमें आपको एनसीईआरटी वाले पढ़ने हैं, अगर आपको बहुत जानना है तो आप जान लीजिए कि जो 21 वाला होता है वो पायरोलाइसिन होता है, और जो 22 वाला होता है वो सेलेनोसिस्टीन होता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में अभी तक 20 वाले की मेन जो होते हैं 20 मिलके हमारे प्रोटीन्स बना रहे हैं अभी तक है। तो उन 20 अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड्स को हमें बनाना है कितने सीक्वेंसेस से बनाना है बताइए बेटा। फ्रॉम 4 बेसिस। ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? थोड़ा कैलकुलेशन लगाओ अगर मैथ थोड़ी समझ में आती हो तो। देखो मैंने बताया आरएनए 4 बेसिस का होता है। इस पूरे आरएनए के सीक्वेंस जो होंगे वो इन्हीं चारों के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, ठीक है भाई। 4 से ही तो मिलके बना होगा, ये 4 नाइट्रोजनस बेस तो होंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। तो अब ये है कि 20 हमें प्रोटीन्स चाहिए, सॉरी 20 हमें, हाँ 20 अमाइनो एसिड्स चाहिए। तो 20 अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए हमें इन्हीं 4 से, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि अगर हम मान लें कि x इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेसिस, इसमें जो है टोटल वो कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। अगर हम 4 टू द पावर 1 करें, मतलब 4x टू द पावर n कर लिया और 4 टू द पावर 1 करें, तो 4 जो है हमारे ये नाइट्रोजनस बेस, ये 4 ही अमाइनो एसिड तो कोड कर पाएंगे, ठीक है। फिर जो है अगर 4 टू द पावर 2 करो तब क्या होगा? 8 ही कोड हो पाएंगे। 4 टू द पावर 3 करो, 4 टू द पावर 3 और 4 टू द पावर 2 8 कितना? 4 टू द पावर 3 बताओ। बहुत जल्दी बता दिया। हमको हिंदी में भी याद है, इंग्लिश में भी सीधे सीधे। इससे अच्छा तो हिंदी में 4 चौक 16 चौक 64 होता है डायरेक्ट, और 4 2 जा 8 बता रहे हैं। तो 64 कोडॉन्स, ठीक है। अब ये एक्सेप्टेबल था, ठीक है, कि 64 कोडॉन्स हम मान सकते हैं, तो ये एक्सेप्ट कर दिया गया। तो इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। इतनी बात क्लियर है? अभी आगे इसको और ब्रॉड में समझाएंगे, यहाँ पे समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक कोड की बात। इतनी बात क्लियर है कि 64 कोडॉन्स के कॉम्बिनेशन मिलके 20 अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन mRNA। मतलब कि ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस। जाहिर सी बात है कि जो बेसिस होंगे हमारे इसमें mRNA में, वही डिसाइड करेंगे कि कौन से हमारे अमाइनो एसिड्स आने हैं। जैसे कि ये यूनिवर्सल कोडॉन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यूनिवर्सल कोडॉन है AUG, ठीक है। ये हमेशा इनिशिएटर कोडॉन की तरह काम करता है, इनिशिएटर कोडॉन की तरह काम करता है, ठीक है। कोडॉन कोडॉन हो गया। इसके बाद जरा सा ये नोट डाउन करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इसमें जो है, इसको नोट डाउन करिएगा जो मैं लिख रही हूँ। ट्रांसलेशन हेडिंग डाल ली है ना? mRNA क्या चीज़? इसी में पॉइंट बना रहे हैं। प्रोटीन, ठीक है। लैंग्वेज
इन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ एमाइनो एसिड्स, एसिड, ठीक है। ये टोटल 5 इट कंप्लीट्स, क्योंकि कल जो है इट कंप्लीट्स इन 5 स्टेप्स, ठीक है, 5 स्टेप्स। फर्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड, एक्टिवेशन of amino acid, activation of amino acid. Second is charging of transfer RNA or loading of transfer RNA. Third, initiation elongation प्रोटीन चेन लिखा हुआ है, ये मैं इसको दोबारा नहीं लिख रही हूँ, तुम लोग लिख लेना। टर्मिनेशन, हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें एमाइनो एसिड का एक्टिवेशन कराते हैं। सेकंड, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए का मतलब क्या है कि क्योंकि ट्रांसफ़र आरएनए ही हमारा किसके पास जाता है, राइबोसोम के पास जाता है, किसको, एमाइनो एसिड को लेकर, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, लोडिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए और चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक। फिर इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन आगे समझाते हैं। हाँ, ये पॉइंट तो आप लोग बताओगे। एमाइनो एसिड्स जो है कौन से बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, जिसको पता है वो हाथ खड़ा कर दे। तुम सब चीज़ का आंसर दे दो ताकि दूसरे को देना ना पड़े। अब जिससे पूछेंगे बस वही बताएगा। हाँ, तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, therefore in the first phase itself amino acids are activated in the presence of ATP। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड, पूरा मत लिखना, जितना मैं लिखूंगी उतना ही लिखना, ठीक है, हेडिंग डालूंगी। पहले समझ लो यहाँ पे, in the first phase itself amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate transfer RNA, a process commonly called as charging of transfer RNA or amino acylation of transfer RNA to be more specific। मतलब कि पहले एमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, प्रेजेंस ऑफ ATP की ज़रूरत होगी। देखो ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये एक्टिव साइट है, ये ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसिस है, ठीक, एंजाइम है ट्रांसफ़र आरएनए से। ये यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए आया, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट, ये इस पार्ट को हम कहते हैं एंटी कोडॉन लूप, ठीक। जो हमारा कोडॉन होगा, mRNA जब अभी आगे देखोगे तो mRNA पे क्या होंगे, हमारे बहुत सारे कोडॉन्स होंगे, जेनेटिक कोड होंगे। फर्स्ट वाला मान लो कि AUG है, ठीक है, तो उसका
क्या होगा, एंटी कोडॉन किसके पास होगा, ट्रांसफर आरएनए के पास, ठीक। और ये वाला जो आर्म होगा यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये देखो ये वाला आर्म यहाँ पे एमाइनो एसिड आके एक्टिवेट हो जाए, मतलब लग जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। ये वाला एक्सेप्टर आर्म, इसको एक्सेप्टर आर्म कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंटी कोडॉन लूप। इतनी बात क्लियर आ रही, क्लियर हो रही है। एक्सेप्टर आर्म पे कौन क्या आएगा हमारा, एमाइनो एसिड। क्लियर है इतनी बात। अब ट्रांसफर आरएनए सिंथेज एंजाइम करा क्या रहा है, यहाँ पे आया हमारा ट्रांसफर आरएनए आया, ट्रांसफर आरएनए फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये अमाइनो एसिड इससे आके ऐड हो गया। इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। एनर्जी कहाँ से आ रही है हमारी, जो अमाइनो एसिड जिससे एक्टिवेट हुआ था, एटीपी टूटेगा तो क्या बना देगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस 2 फॉस्फेट्स रिलीज कर देगा। क्लियर है इतनी बात। फिर देखिए अब क्या हुआ, हमें अपना चार्ज्ड वाला ट्रांसफर आरएनए मिल गया। इतनी बात क्लियर है। चार्ज ट्रांसफर आरएनए इसको क्यों कह रहे हैं निशा, वाई वी आर कॉलिंग इट एज चार्ज ट्रांसफर आरएनए, कितने लोगों को क्लियर है। वेरी गुड। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, रुक जाओ थोड़ा ऑनलाइन वालों से भी पूछ लो। बेटा आयुषी समझ में आ रहा है, टाइप इन द चैट बॉक्स। देखो बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं है, ठीक है। पहले इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके मत सोचो। पहले ये बताओ रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का रिवीजन हो गया है, ठीक है। देखो सारी चीज़ें थोड़ा इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं समझने वाली हैं। जैसे मैंने आज सोचा मैं ट्रांसलेशन लैक ऑफ ब्राउन दोनों ख़त्म कर दूँगी, नहीं हो सकता, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो सारी चीज़ें पहले करते चलो क्योंकि हर चीज़ इसमें समझने वाली है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए सिंथेज एंजाइम है। कोई भी काम होने के लिए एक जनरल चीज़ होती है कि एंजाइम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक। तो एंजाइम कौन है हमारे यहाँ पे, ट्रांसफर आरएनए सिंथेज है, ठीक। पहली ट्रांसलेशन में मैंने जो सबसे पहला पॉइंट लिखवाया वो क्या लिखाया कि एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड, वो किससे हम करा रहे हैं, एटीपी से हम एक्टिवेट करा दे रहे हैं, ठीक है, एनर्जी दिला दे रहे हैं। फिर क्या हो रहा है वो देखिए, ट्रांसफर आरएनए सिंथेज पे जो ये साइट है वहाँ पे जाके ये क्या है हमारा अमाइनो एसिड बाइंड हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए बाइंड कर गया, ठीक। ये सारे क्या होते हैं, इसके लूप्स होते हैं। ये यहाँ पे टी साई सी लूप होता है और यहाँ पे ये जो है एक और डी आर्म होती है। तो ये अभी पूरा स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, ये वाला जो आपको देखना है, ये वाला एंटी कोडॉन लूप होता है। एक हो गया कोडॉन, भाई ये देखा होगा ना कि लॉक और की बाइंड होता है, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए ना। तो कोडॉन को एंटी कोडॉन जाके जब बाइंड कर ले गया तो वहाँ पे उसने ये दिखा दिया एमाइनो एसिड जो है जो वो स्पेसिफिक बाइंड करेगा, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है कोडॉन को। इसलिए ये व्यवस्था करी गई है यहाँ पे कि एंटी कोडॉन किसको पहचानेगा, कोडॉन को, और फिर उसके लिए जो स्पेसिफिक एमाइनो एसिड है वो उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। सॉरी ध्यान से देखो, ठीक, इतनी बात क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक कि नहीं क्लियर है, ठीक। अब ये ट्रांसफ़र आरएनए बाहर आ गया। ये लोडेड ट्रांसफ़र आरएनए भी कह सकते हैं, इसको हम चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए भी कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। या तो लोडेड या तो चार्ज। क्यों कह रहे हैं लोडेड या चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे एक्सेप्टर आर्म पे एमाइनो एसिड जाके ऐड हो गया है, इसीलिए इसे हम लोडेड या चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए कह रहे हैं। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। ये देखिए यहाँ से ये देख लीजिए एमआरएनए हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए UUA, ठीक है, UUA कोडॉन है, एंटी कोडॉन क्या आएगा भाई, यू से ए बाइंड करेगा, यू से ए बाइंड करेगा, ए से यू बाइंड करेगा।
और यहाँ पे हमारा अमाइनो एसिड आ जाएगा इसका, इसके लिए स्पेसिफिक वाला। क्लियर? If two such charge transfer RNA brought close enough, the formation of a peptide bond between them would be favored energetically. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर दो ऐसे चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो उनके बीच में क्या बन जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। कैसे बनता है बताते हैं कैसे बनता है, तो देखें आगे कोई एनीवे। द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वुड इन्हांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक, कोई डायग्राम होगा तो समझाते हैं। हाँ, पहले यहाँ से समझो। देखो सबसे पहले क्या हुआ हमारा, mRNA 5 प्राइम 3 प्राइम UTR, इसको कहीं नोट डाउन भी कर लेना, अभी नहीं पहले समझ लो। UTR, ठीक है, ये इसको हम कहते क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब राइबोसोम, अगर आप लोग को कल वाला स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा तो मैंने बताया था कि इस तरीके से होता है हमारा राइबोसोम। ठीक है, 70S होता है हमारा किसमें और 80S होता है किसमें? कृष्णकांत, किसी को पता है? 70S राइबोसोम किसमें होता है और 80S राइबोसोम किसमें होता है? प्रोकैरियोट्स में 70S होता है, यूकैरियोट्स में 80S होता है। सेवेंटीएस राइबोसोम, 80S राइबोसोम। उन लोगों को सबसे पहले मुझसे सेल पढ़ना चाहिए था। 80S यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे कैलकुलेशन मतलब अभी रुको एक मिनट, 30 50 40 60, हाँ 30S नहीं पूछा तुम लोग ने क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट होती है, साइंटिस्ट ने दिया था। और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के जो मैंने बताया था ना कि सेंट्रीफ्यूगेशन जब करते हैं प्रोसेस, याद आ रहा होगा, तो उसमें क्या करते हैं? डेंसिटी के बेसिस पे हम, तो वहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वर्क करता है। ठीक है, और राइबोसोम बेसिकली होते क्या है? किसी आइडिया है राइबोसोम होता क्या है? अगर हम राइबोसोम के बारे में पूछें तो नहीं पता? देखो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से। ठीक है, तो इसीलिए जब अभी ये स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो 30S 50S हो गया और ये वाला डिवाइड होता है 40S और 60S में। ठीक, अब ये जो है यहाँ पे ये फिर फर्दर डिवाइडेड होता है। इसको कहीं पे कल नोट डाउन नहीं किया था क्या कल? ये तो इसको बना लो कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 23S rRNA होता है इसमें, बड़ी वाली में rRNA होता है। ठीक है, और इसमें होता है 16S, हाँ इसमें होता है 16S। तुम लोग को तो थोड़ा सुपरफिशियल पढ़ना है, इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, नहीं तो यहाँ पे पूरा ऐसे होता है कि छोटी वाली यूनिट अभी जैसे होता है ना। देखो इस UTR को सबसे पहले यहाँ पे मैं समझा क्यों नहीं हूँ इसको, ज़रा ये देख लो। यहाँ पे सबसे पहले आके क्या बाइंड करेगा? राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट। ठीक है, इतना तुम लोग को नहीं जानना है कि कौन सी यूनिट बाइंड कर रही है, बस इतना जानना है कि राइबोसोम की सबसे पहले, इसीलिए मैं राइबोसोम पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये लिख लिया। छोटी वाली यूनिट में 16S rRNA होता है और इसमें 23S होता है और 5S होता है, 5S, हाँ 5S rRNA। ठीक है, और इसमें होता है हमारा 28S
rRNA, 5s तुम लोग पूरा लिखना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं 5.8s rRNA, और इसकी जो छोटी वाली सब यूनिट होती है उसमें 18s राइबोसोमल RNA। जैसे अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का वैसे तुम लोग ट्रांसलेशन पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें, सारी प्रोसेस लगभग सेम है। चीज़ें कहाँ पे चेंज होंगी, चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हैं, इतना तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। चीज़ें यहाँ पे चेंज होती है कि जैसे अगर अभी तुम्हें यहाँ पे पढ़ना होता कि यूटीआर पे प्रोकैरियोट्स में दोनों में जनरल प्रोसेस ये है कि छोटी वाली सब यूनिट बाइंड हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोकैरियोट में होगा तो 16s rRNA वाली यूनिट जाके बाइंड करेगी, और अगर यूकैरियोट्स में होगा तो 18s rRNA वाली यूनिट बाइंड। इतना नहीं पढ़ना है तुमको, थोड़ा सा कम ही पढ़ना है, तो तुम लोग खुश रहो। क्या हुआ, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, तो mRNA प्लस राइबोसोम हो गया, ठीक। फिर इसी में नेक्स्ट क्या होता है, ये 5 प्राइम यूटीआर वाले रीजन से यहाँ पे मान लो हमारा सीक्वेंस स्टार्ट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हुआ तो यहीं पे AUG मिल जाएगा, ये सर्च करेगा जाके। ये UTR था हमारा, अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे AUG सीक्वेंस है, AUG जो कि क्या कराता है, इनिशिएशन स्टार्ट कराता है ट्रांसलेशन का। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? AUG इनिशिएटर कोडॉन था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये जो छोटी वाली सब यूनिट थी वो आके यहाँ पे बाइंड कर गई। क्लियर है इतनी बात? क्लियर? अब यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफ़र RNA था वो आया और वो यहाँ पे एंटीकोडॉन लूप के वजह से बाइंड हो गया। अब मान लो कि ये प्रोकैरियोट का केस है, तो प्रोकैरियोट्स में जो पहला एमाइनो एसिड आता है वो फॉर्मिल F मेथियोनिन आता है, F मेथियोनिन आता है, ठीक, फॉर्मिल मेथियोनिन। और यूकैरियोट्स में मेथियोनिन, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, ठीक। तो ये आया और इसने यहाँ पे बाइंड कर लिया, ठीक। ये अब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कैसा बना, mRNA प्लस राइबोसोम प्लस ट्रांसफ़र RNA। इसको बना लेना कहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रांसफ़र RNA, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? अब याद करो पहला वाला जो फर्स्ट वाला दिखाया था ना, 1 मिनट, उसमें यहाँ तक हो गया ना? हाँ क्या क्या, सॉरी, ये 3 लिखना था, 3 लिखना था, जल्दी जल्दी में हम 5 लिख दिए। तुम लोग अपना सही कर दो, हमें बता दिया, थैंक यू। इतनी बात क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? नीलाक्षी, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? यहाँ पे राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट mRNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल लार्ज सब यूनिट एमाइनो एसिड। देखो इसको देख लो, ये वाला डायग्राम भी एक बार देख लो। अब यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ तक हो गया है, क्लियर है? अब पहला वाला डायग्राम देखना, पहले सबसे पहले वाले डायग्राम पे जाते हैं। इस पे भी आ सकते हैं, हाँ। अब इस वाले, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला डायग्राम आएगा, ठीक है। इस पे देखो क्या होता है, ये अब वो फर्स्ट सेकेंड इतना होने के बाद क्या होता है, लास्ट में बड़ी वाली सब यूनिट आ जाती है, ठीक है। अब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा, mRNA
प्लस राइबोसोम प्लस ट्रांसफर आरएनए। वहाँ तक बात हो गई थी, वहाँ तक क्या क्या आया था हमारा, ट्रांसफर आरएनए आ गया। अब हमारा क्या आया, बड़ी वाली राइबोसोमल यूनिट आई। बड़ी वाली राइबोसोमल यूनिट के पास ये देखो, मैंने सबसे पहले वाले डायग्राम में दिखाया था कि ए साइट होती है, पी साइट होती है, ई साइट होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो होता क्या है, जो हमारा पहला वाला चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो कहाँ पे आके बाइंड करता है, हमारा पी साइट पे। ठीक, पी साइट पे आके बाइंड कर गया, ये है ना, पी साइट पे बाइंड कर गया। ठीक, अब ई वाली साइड भी खाली है, ए वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर साइड भी बोलते हैं। ठीक है, जब राइबोसोम इस पे मूव करता रहता है, अब हमें क्योंकि पूरा ये देखो इस तरीके से अमाइनो एसिड का पूरा सीक्वेंस जोड़ना है ना, तो AUG से हमारा क्या बन गया, मेथियोनिन बन गया। ठीक, अब हमें इसके बाद दूसरा वाला अमाइनो एसिड भी लाना है। ई वाली साइड को हम क्या बोल सकते हैं, और एग्जिट साइड, कि यहाँ से जो खाली वाला ट्रांसफर आरएनए होगा उसको बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, और पी वाली साइड पे यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये देखो चार्ज वाला ट्रांसफ़र आरएनए इस तरीके से जब ये मूव करता रहता है, तो अब जो दूसरा वाला ट्रांसफ़र आरएनए आएगा इस तरीके से यहाँ पर, तो ए वाले के साथ बाइंड करा के, और जो यहाँ से खाली वाला होगा उसको देखो बाहर भेज दे रहा है। क्लियर है ये बात, नहीं क्लियर है? देखें कोई ऐसा डायग्राम जो मिले। पेप्टाइडल ट्रांसफर, देखो यहाँ से देखो, अब क्लियर होगा। ये साइड क्या थी, ई साइड, ये साइड क्या है, पी साइड, ये साइड क्या है, ए साइड। इतनी बात क्लियर? वहाँ तक बात देखो, सबसे पहले mRNA आया। ठीक, mRNA के बाद क्या आया, UTR वाले रीजन ने क्या किया, छोटे वाले राइबोसोमल सब यूनिट को बाइंड करा लिया। छोटी वाली राइबोसोमल सब यूनिट आ गई, उसके बाद क्या आया, हमारा ट्रांसफ़र आरएनए आया। क्यों आया, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर चुका है कि जो है ट्रांसफ़र आरएनए क्या लेके आएगा, अमाइनो एसिड लेके आएगा। इतनी बात क्लियर? सेकंड तक कॉम्प्लेक्स बन गया था। थर्ड वाले में क्या होगा भाई, ट्रांसफ़र आरएनए आ चुका है, थर्ड वाले में क्या होगा, बड़ी वाली सब यूनिट आके बाइंड करके पूरा कॉम्प्लेक्स को इनिशिएट कराएगी। अब इनिशिएट कैसे कराएगी, इस तरीके से, यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले वाला हमारा ट्रांसफ़र आरएनए जो चार्ज्ड वाला होगा वो कहाँ पे बाइंड करेगा, पी साइड पे। ठीक, पेप्टाइडल साइड भी इसलिए इसको बोलते हैं। तो जब ये यहाँ पे बाइंड किया तो प्रोसेस ऐसे चलती रहती। अब ये जो राइबोसोम है ये ऐसे 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 स्कैन करता जाता है, mRNA पे चलता जाता है। ठीक है, तो ये भी तो आगे मूव करेगा, ये आगे मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा। अब जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र आरएनए था जो खाली हुआ, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ से नया आएगा, क्योंकि एक्सेप्टर आर्म है। रिएक्शन तो मतलब एज्यूम करो रिएक्शन ऐसे चल रही होगी। ठीक है, यहाँ से जो खाली वाला ट्रांसफ़र आरएनए हुआ वो यहाँ से इस तरीके से, अभी आगे हो सकता है डायग्राम हो भी, ये तो हम तुम लोग को समझाने के लिए, यहाँ से ये वाला बाहर निकल गया। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, ये जैसे था, तो अब ये इस पर ट्रांसफ़र, अब ये फिर इस पे इस तरीके से, फिर ये यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। कुछ क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? अवनीश क्लियर हुआ? निशा, नीलाक्षी, देखो अभी आगे अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो मैंने आधी चीज़ें वहीं पे समझा दी, अभी पूरी स्लाइड बची हुई, बड़ी सारी चीज़ समझा चुके हैं हम ट्रांसलेशन में जितनी होनी है। अब तुम लोग को आगे दिखेंगे डायग्राम तो सब क्लियर हो जाएगा। इफ़ टू सच ट्रांसफ़र आरएनए आर ब्रॉट क्लोज इनफ, यही बात बोली जा रही थी कि अगर ऐसे देखिए यहाँ से ई साइड से ये निकलता जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब बिल्कुल भी इधर उधर मूवमेंट इसलिए नहीं करिएगा क्योंकि, पी लीजिए, ठीक है। देखिए ये यहाँ से एग्जिट साइड से निकल गया। ठीक, इसने यहाँ पे दिया, ये देखिए ये बनता चला जाएगा, ये यहाँ पे फिर ये निकलता चला जाएगा, यहाँ से दूसरा आता चला जाएगा, और इस तरीके से ये क्या बनता चला जा रहा है, काहे की चेन, पॉलीपेप्टाइड
चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी बन गई। ट्रांसलेशन। अच्छा, लास्ट में क्या होता है, एक लास्ट वाला भी आगे बाकी चीज़ें समझाएंगे। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जब होता है जो एक और कोडॉन हो, 3 कोडॉन्स होते हैं, UAA होता है, UGA होता है और UAG होता है। हाँ, ये यूनिवर्सल स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। जैसे ही ये आते हैं तो इसके लिए कोई भी ट्रांसफ़र RNA स्पेसिफिक नहीं होता है। स्पेसिफिक जब नहीं होता है तो क्या यहाँ पे आके बाइंड करता है, रिलीज फैक्टर आके बाइंड करता है। क्या बाइंड करता है, रिलीज फैक्टर। और वो क्या करता है, वो ये सारी चीज़ों को डिसोसिएट करा के पॉलीपेप्टाइड चेन को भी हमारी बाहर ले आता है। क्लियर है इतनी बात। टर्मिनेशन कैसे होता है इसमें, अब लिखवाते जाएंगे और तुम लोग नोट करते जाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे चीज़ें हो रही हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कैसे बन रहा है, समझ में आया कि नहीं। In its inactive state, it exists as 2 subunit, a large subunit and a small subunit। किसके बारे में ये कह रहा है, बता सकता है कोई? अब तो बताना चाहिए। भाई राइबोसोम, 2 यूनिट, उसी के बारे में तो बात हो रही है। 2 सब यूनिट कि जब वो अलग अलग हैं तो वो इनएक्टिव ही है ना, जब एक साथ आए तो एक्टिव। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट, अब प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट, अब यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कहाँ तक तुम लोग ने कर लिया, इनिशिएटर ऑफ, उसमें कुछ नोट डाउन किया है इनिशिएशन वाले में, इनिशिएशन नहीं सॉरी एक्टिवेशन, और उसमें कुछ नहीं नोट डाउन किया है ना, उसमें ये नोट डाउन करो। 1 मिनट, अब नोट डाउन करा देते हैं। एक्टिवेशन एंड लोडिंग ऑफ ट्रांसफ़र RNA, हेडिंग डाल के इसी में लोडिंग भी डाल देना। एंड लोडिंग ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड एंड लोडिंग ऑफ ट्रांसफ़र RNA, एंड लोडिंग ऑफ ट्रांसफ़र RNA, यहाँ से आगे कंटिन्यू करना। एंड लोडिंग ऑफ ट्रांसफ़र RNA हेडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, एमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड लिंक टू देयर, स्पेसिफिक लिख सकते हो कोऑर्डिनेट की जगह, स्पेसिफिक ट्रांसफ़र RNA, अ प्रोसेस इज नो, बस यहाँ तक। एंड लिंक टू देयर स्पेसिफिक ट्रांसफ़र RNA, दैट्स इट। उसके बाद डायग्राम बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। एंड लोडिंग ऑफ ट्रांसफ़र RNA हो गया। ये वाला डायग्राम ज़रूर बना लेना वीडियो देख के, ठीक है, क्योंकि ये इसमें आएगा, इसी वाली हेडिंग में बनाना ये वाला डायग्राम। इनिशिएशन हेडिंग इनिशिएशन हेडिंग, small subunit encounters mRNA the translation of mRNA to protein begins.
दैट्स इट। हो गया। अब देखिए यहाँ पे और चीज़ें, अब जितनी चीज़ें मैं समझा चुकी थी अब उसका रिवीजन होगा। अगर जिसको नहीं, कुछ भी थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो यहाँ पे क्लियर और हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। There are two sites in the large subunit for subsequent amino acids, मतलब कि two sites in the large subunit for the subsequent amino acid to bind, thus be close enough to each other for the formation of peptide bond। मतलब कि क्या कह रहा है कि दो साइट्स हैं हमारी किसमें, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में। ये जो ए साइट है और जो पी साइट है, ठीक है। ए साइट से क्या हो रहा था हमारा, सॉरी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें तुम्हारे चेहरे से थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, समझ में आई ये सारी चीज़ें, अच्छी बात है तब आई है। तो देखो ए से क्या हो रहा है, हमारा एक्सेप्टर है तो यहाँ से अमाइनो एसिड आ रहा है, लेकिन सबसे पहले वाला हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है भी ना स्टार्ट कोडॉन, ये लिखा है ना स्टार्ट कोडॉन। ये क्या है हमारा, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है, ठीक है। और ये क्या है हमारा mRNA 5' to 3', क्लियर है यहाँ से। फिर ये यहाँ पे हमारा कहाँ पे आके बाइंड कर लिया, देखिए मेथ्योनिन। मेथ्योनिन किसका केस है हमारा, देख मेथ्योनिन ही दोनों में होता है, लेकिन एफ फॉर्मल से इसमें प्रोकैरियोट में मॉडिफिकेशन कराया गया होता है, तो इसलिए प्रोकैरियोट्स में एफ फॉर्मल मेथ्योनिन आता है, ठीक है। और ये यूकैरियोट्स में मेथ्योनिन आता है। AUG क्या है हमारा, इनिशिएटर कोडॉन, बताया था ना। इनिशिएटर कोडॉन मतलब कि यहीं से ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, क्लियर है इतनी बात। ये देखिए अब यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम ये दिया हुआ है कि AUG आया, ठीक है। AUG यहाँ पे था, UAC, ठीक है। UAC इसका क्या होगा, एंटी कोडॉन। ये किसके पास प्रेजेंट होगा, जब ट्रांसफर RNA आएगा, ठीक है। एनर्जी कहाँ से मिल रही है, GTP टूट करके एनर्जी दे रहा है। अब जब पहला वाला देखे यहाँ पे बन गया ना, मेथ्योनिन आ गया, ऐड हो गया, ये एग्जिट साइड है, ये एक्सेप्टर साइड है। लार्ज वाली सब यूनिट आनी भाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि तीनों साइड तो लार्ज वाली के पास है, तो ये लास्ट में सबसे लास्ट में लार्ज वाली सब यूनिट आ रही थी ना। इतनी बात क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं नीलाक्षी, कंफ्यूजन हुआ तो पूछ लेना। The ribosomes also act as catalyst. 23S rRNA in bacteria is the enzyme ribozyme for the formation of a peptide bond। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो राइबोसोम बैक्टीरिया में मैंने बताया था कि 23S rRNA याद आ रहा होगा, और यूकैरियोट्स में कौन सा था हमारा 28S rRNA, बड़ी वाली सब यूनिट में, ठीक है। इन द बैक्टीरिया इज द एंजाइम, इसको हम राइबोजाइम कहते हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई। ये लार्ज वाली सब यूनिट है तो इसके पास तो 23S rRNA होगा ही ना, कॉमन सी बात है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। किसकी तरह काम कर रहा है, राइबोजाइम के लिए। अगर आपको याद आ रहा होगा कि जब मैंने RNA पढ़ाया था तो मैंने बताया था वैसे तो एंजाइम प्रोटीनेसियस इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ RNAs होते हैं जो कि एंजाइम की तरह काम करते हैं, लाइक राइबोजाइम होता है। क्लियर है इतनी बात। आगे कल पढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं आयुषी क्लास में।